शामिल हो रहे हैं कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा साहब। गुरमीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत आपकी पसंद से बात करते हैं सर। आप बताइए किस पे सबसे पहले बात करना चाहेंगे। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, ग्लोबल मार्केट है, इजराइल ईरान है, एफआईएस की बिक वाली है, हमारे मार्केट ढीले हैं, रिजल्ट सीजन आने वाला है और सब कुछ थोड़े ढीले ढाले मामले। आपका फेवरेट टॉपिक बताएं। अनिल जी, रिजल्ट सीजन के बारे में चर्चा करते हैं और चाइना चाइना की थोड़ी चर्चा करते हैं यस। क्योंकि ये थोड़ा उससे क्योंकि फ्लोज हम्म। फ्लोज चेंज हो रहे हैं, तो बड़े मुद्दे हैं। हम्म। तो चाइना में जो फ्लोज जा रहा है क्योंकि उनका जो स्टिमुलस आया वो उम्मीद से ज्यादा था। और हमें ये समझना पड़ेगा, चाइना का 30% इकोनॉमी का जो जीडीपी है वो रियल एस्टेट है। और चाइना में 70% सेविंग जो है रियल एस्टेट पे जाती है, और रियल एस्टेट में वहाँ स्लम्प है और लगभग एक दशक से है, पिछले 4-5 साल में सामने आया है। पर तो कोई भी बड़ा स्टिमुलस आएगा और क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट है तो पैसा थोड़ा सा टैक्टिकली शिफ्ट होगा। एक हमें ये समझना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट नहीं है इंडिया से चाइना, ये टैक्टिकल और फ्लो वाइज शिफ्ट है क्योंकि चाइना बहुत ही चीप था। एक बड़ा स्टिमुलस आया है, चाइनीज मार्केट अभी बंद है, खुलेंगे अगले हफ्ते, तो कुछ पैसा शिफ्ट हो रहा है। दूसरा में आप ये देखिए, पिछले पूरे साल डीआईआईज ने 1.8 लाख करोड़ के आसपास डाला। ये साल हम ऑलरेडी 3 लाख करोड़ क्रॉस कर गए। तो डोमेस्टिक सेविंग बहुत स्ट्रांग है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी तरह कॉम्पनसेट कर देगा एफआई का, बट पहले जब हम एक दिन में कल 15,000 16,000 करोड़ की सेलिंग हुई, जब हम एक पहले $2 बिलियन गिरते थे आज से कुछ साल पहले, तो लोअर सर्किट लगता था मार्केट में। अभी बाजार 2% गिरा है, तो बाजार में एक स्ट्रेंथ है। तो ये सोचना कि सारा पैसा निकल जाएगा और चाइना को फेवर मिलेगा लॉन्ग टर्म में, ये सही नहीं है। ये टैक्टिकल है, स्ट्रक्चरल नहीं है। दूसरा, थोड़ा सा सॉफ्टनेस है। आप देखिए, जो केपेक्स स्पेंडिंग भी है बजट के बाद पिक होनी चाहिए थी, जुलाई में पिकअप हुई, अगस्त में फिर डाउन है। अगर आप मिनिस्ट्री बाय मिनिस्ट्री देखेंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री अभी 18% कम स्पेंड किया है उन्होंने अपने बजट एस्टिमेट से। रोड मिनिस्ट्री ने 39% कम स्पेंड किया है। ये मैं अगस्त तक के आंकड़े दे रहा हूँ, सितंबर के आंकड़े आएंगे। सिर्फ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स ने स्पेंडिंग करी। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट कैपेक्स में भी स्लो डाउन है, थोड़ा सा इन जनरल स्लो डाउन है। चाहे आप ऑटो सेल्स देखिए, अभी एफएमसीजी में डाबर का अपडेट आया। तो थोड़ा सा मुझे लगता है जो हमें ध्यान देना है यहाँ पे, वो ये देना है कि कहाँ कौन से पॉकेट्स हैं जहाँ पे अर्निंग स्लो डाउन है या सॉफ्टनेस है, उसको ना खरीदें इस बिग वाली में। और जहां पे अर्निंग स्टेडी रहेगी या आगे अच्छा करने की उम्मीद है, वहां पे ज्यादा फोकस करें। तो डिस्कशन वहां होना चाहिए बहुत ज्यादा। इस पर्टिकुलर, मैं तो फॉल भी नहीं बोलूंगा, 3-4% ही गिरा है। इस करेक्शन से घबराने की जरूरत। ठीक बात है, तो करेक्शन से घबराए ना, डरना, कोई बहुत बड़ा करेक्शन है नहीं। लेकिन हाँ, इंडिया चाइना के बीच में जो ये फ्लोज का मामला है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना जरूरी है। आइए, रिजल्ट सीजन की भी आपने बात की कि थोड़ा रिजल्ट्स में कहाँ इस बार स्लो डाउन के संकेत है, वो फोकस करना है। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा जो कच्चे तेल को लेकर है, जिसको लेकर थोड़ा टेंशन है कि हालांकि है $78 ही, ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट गया, लेकिन $8 अगर 2 दिन में बढ़ जाए तो टेंशन हो जाती है। कितनी लेनी है सर टेंशन? तो देखिए, अगर ईरान बहुत मेजर अटैक करता है ऑयल फैसिलिटीज पे, जो कि यूएस ने इंडिकेट किया है, तो थोड़ा सा स्पाइक स्पाइक हो सकता है। बट अनिल जी, हमारे 3 महीना पहले ऑयल था $85। अभी जब $70 आया है, तो वापस अगर 85-90 तक की रेंज में जाता है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर आप हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट देखें, जो अभी आया है पिछले कुछ दिनों में, 1.1% आया है। तो बहुत कंट्रोल्ड है। उतनी डिपेंडेंस हमारी ऑयल पे नहीं है जितनी एक समय पे हुआ करती थी। तो थोड़ा सा कंसर्न होगा। मेरा कंसर्न थोड़ा सा ऑयल डेरिवेटिव्स, जो ऑयल का यूसेज है वहां पे ज्यादा होगा, जहाँ ऑयल का डेरिवेटिव एज इनपुट है। हमने पेंट स्टॉक्स में रैली देखी, एडहेसिव्स में रैली देखी, सॉल्वेंट प्राइसेस कम हुए थे तो कुछ फार्मा एपीआई केमिकल्स में भी रैली देखी। तो जहां भी ऑयल का डेरिवेटिव है, वहां पे थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा। 5-10-15 डॉलर ऑयल बढ़ने से, जब तक ये $90 के नीचे है, मुझे लगता नहीं है कि मैक्रो सेटअप बहुत ज्यादा इंडिया का चेंज होता है। हाँ, इंक्रीमेंटली जब अब सब कुछ नेगेटिव है, ये भी न्यूज इंक्रीमेंटली नेगेटिव हो सकती है, बट ये नीडल नहीं मूव करेगा। और डिमांड ओवरऑल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जब तक ओवरऑल रिवाइवल नहीं होता। चाइना की इकोनॉमी बहुत तगड़े तरीके से वापस नहीं आती, यूएस में इकोनॉमिक बहुत रिकवरी स्ट्रांग नहीं आती, तब तक ऑयल भी सस्टेनेबल बेसिस पे बहुत ऊंचा नहीं रह सकता। तो कच्चा तेल भी ज़्यादा लंबे समय तक तेज नहीं रहेगा, वापस नीचे आना ही आना है, ये बात तो सही है। अब आइए सर, अब जरा मौके ढूंढते हैं बाजार में। दो तरह के लोग हैं। एक वो इन्वेस्टर्स जो 2-4 साल से पैसा लगा के बैठे हैं अच्छे प्रॉफिट में, जैसा आपने कहा, नहीं कौन सा बड़ा करेक्शन आ गया है, ज़्यादा आया नहीं, अभी भी अच्छा मुनाफा है। वो सोच रहे हैं ऐसा तो नहीं कहीं बड़ा गिर जाएगा तो अभी प्रॉफिट बुक कर लें, निकल जाए थोड़ा 25-50%, 100%, सब तरह के सोचने वाले हैं। उनके लिए क्या राय है?
फिर दूसरा ये कि जिनको नया पैसा लगाना है वो क्या करें? अनिल जी, मुझे लगता है कि थोड़ा-सा मीन रिवर्जन हो सकता है लार्जर लार्जर मिड कैप में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे स्मॉल कैप बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो थोड़ा-सा मुझे लगता है जब भी इस तरह के इवेंट होते हैं, थोड़ा-सा रिस्क ऑफ होता है मार्केट में। तो एक तो पोर्टफोलियो में थोड़ा-सा गोल्ड और फिक्स्ड बॉन्ड्स का एक्सपोज़र थोड़ा-सा ले सकते हैं। गोल्ड अच्छा करेगा, एक तो जियोपॉलिटिकल उसमें जो टेंशन्स हैं, उसके अगेंस्ट एक हेज है। ओवरऑल भी जब जब भी डॉलर थोड़ा-सा वीक हुआ है, कमोडिटी गोल्ड के लिए अच्छा संकेत है। तो गोल्ड, और क्योंकि अब रेट कट साइकिल शुरू हो रही है, हमारी अपनी आरबीआई पॉलिसी है 9 अक्टूबर को, हालाँकि ज़्यादा उम्मीद नहीं है मुझे कि 9 अक्टूबर को कुछ करेंगे, बट स्टांस शायद न्यूट्रल कर सकते हैं। हो सकता है सीआरआर कट कर दें, मैं शायद थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बट मुझे लगता है हमारे यहाँ एक्शन शायद और 1 आध महीने, 2 महीने बाद आएगा फेस्टिव सीज़न में। तो रेट कट साइकिल से बॉन्ड्स भी अच्छा करेंगे। तीसरा, कुछ अच्छी जगह है जहाँ पे अभी भी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखिए नंबर ऑफ जो पैसेंजर्स हैं, एयर ट्रैवल जो हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़ रहा है। इंटरग्लोब, इंडिगो का मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है। बिज़नेस क्लास उन्होंने लॉन्च किया है। मैं भी उनका एक डेटा देख रहा था कि वो एयरलाइन में उन्होंने अवन रखना बंद कर दिया। तो एक एयरलाइन में 3 अवन होते हैं, तो 60 किलो का अवन होता है, उससे पर फ्लाइट उनको करीबन-करीबन ₹6000 का फ्यूल बचा। सुनने में स्मॉल नंबर है, पर 7 लाख फ्लाइट्स करते हैं। तो 400 करोड़ रुपए उन्होंने सिर्फ अवन हटाने से बनाया। तो कॉस्ट एफिशिएंसी में आई थिंक एक एक बेंचमार्क उन्होंने सेट किया है। थोड़ा-सा स्टॉक में प्रेशर रहा है, प्रमोटर डिस्प्यूट्स रहे हैं, ब्लॉक सेल्स हुई हैं, बट नंबर बहुत अच्छा है। तो ट्रैवल टूरिज्म मुझे ऐसा लगता है, और फेस्टिव सीजन आ रहा है और पिकअप होगा। कंज्यूमर कंपनीज में अच्छी डिमांड बाउंस बैक कर सकती है। तो जो भी ऑटो सेक्टर में थोड़ा डिप आ रहा है, इसको इसको बाई किया जा सकता है। उसके अलावा मुझे कुछ निश थीम्स हैं जो अच्छी लग रही हैं, जैसे रिसाइक्लिंग की मैंने आपसे बहुत चर्चा करी थी पहले। चाहे वो प्लास्टिक रिसाइक्लिंग है, वाटर है, लेड है, ये हमें स्पेस बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें कुछ बैंक्स अच्छे लग रहे हैं, बहुत रीजनेबल वैल्यूएशंस पे हैं। एसबीआई बुक वैल्यू पे है, फेडरल 1.1 बुक वैल्यू पे है, बहुत सारी एनबीएफसी बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे है, 25-30% करेक्शंस पे है। तो यहाँ पे हमें, मुझे लगता है, थोड़ा सा मौके बाजार बना रहा है। ठीक बात है। तो अभी भी काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बढ़िया एक्शन बन सकता है, खरीदारी करने के मौके आपको बताएं गुरमीत सर ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। देखिए आपकी कमेंट्री से देखो बाजार में भी जोश आ गया, आपको पता भी नहीं है। हाफ सेंचुरी मार चुका है निफ्टी, और डबल सेंचुरी मार चुका है सेंसेक्स, और डबल सेंचुरी मार चुका है बैंक। आपके शो की आपसे शुरुआत हुई थी सब डिस्कशन तब लाल निशान में, तब देख लो सब हरे में, देख लीजिए विद इन सर, 10। आप जब भी गिरे बुला लीजिए करिएगा। अरे मोस्ट वेलकम हो सर, सकता है। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच सर। और आज भी आपने हमारी रिक्वेस्ट मानी और आपने समय दिया, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।